तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज की लाइव क्लास मैं लेकर के आ गया हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है फटाफट कमेंट करके बताइए, हु इज ऑनलाइन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को शुभ संध्या और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पर एक अनूठे प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डेली बेसिस पे कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं, सीधे लाइव क्लास में लाइव आंसर्स कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहां पर डेली इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी एक श्रृंखला चल रही है जहां पर हम आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास अलग से कर रहे हैं, तमाम सारी चीजों को जानने के लिए। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं लगातार लाइव क्लास में क्वेश्चंस के आंसर करते रहे, वो फटाफट लाइव क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कर दें और बता दें कि 8 बजे की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शन पढ़ता हूँ, फिर आपको 10 सेकंड का आंसर करने का टाइम देता हूँ। आपको उन्हीं 10 सेकंड के बीच में आंसर करना होता है, या फिर जब मैं आखिरी ऑप्शन पढ़ देता हूँ तब उसके बाद में आपको आंसर करना है। पहले अगर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है तो उसका आंसर आपको पहले से नहीं करना है, क्योंकि आपका नाम चैट में ऊपर चला जाता है। ऐसे में मैं देख नहीं पाता हूँ कि आपने क्या आंसर किया है, या फिर आपने आंसर किया भी है या फिर नहीं किया है। तो ऐसे में थोड़ा सा धैर्य दिखाना है और उसके बाद में आंसर करना है। कल की लाइव क्लास में बहुत सारे लोग जुड़े और अभी तक जितनी भी हमने लाइव क्लासेस 7 8 9 लाइव क्लासेस की थी, उसमें कल की लाइव क्लास सबसे बेस्ट रही है। सबसे ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, सबसे ज़्यादा लोगों ने आंसर किया और कुल मिलाकर के सबसे बेस्ट कल की लाइव क्लास रही है। तो उसके लिए मुझसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप सब लोग हैं, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे काफ़ी सारे लोगों को प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, तमाम सारे नए लोगों को जोड़ा। तो कल काफ़ी सारे नए लोग भी ऐड हुए हैं और काफ़ी सारे नए लोगों ने कल आंसर भी किया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप इतना सारा सपोर्ट हमें कर रहे हैं। आपके कमेंट्स भी मैं बराबर पढ़ता रहता हूँ, आप जो चीज़ें कहते हैं मैं उनको भी बराबर देखता रहता हूँ। तो जैसी भी आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि ये पढ़ाना है, ये कंप्लीट करवाना है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिए और सब कुछ हमारे ध्यान में है। हम एशिया महाद्वीप को भी कवर करेंगे और जो आपकी प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई दक्षिण प्राचीन भारत में जो दक्षिण के इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें, हम उनको भी जरूर कवर करेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास की एक अच्छी सी PDF फाइल मेरे हाथ लगी है, मैं उसे आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मैं उसको पढ़ करके कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद में मैं फटाफट उस पर सारे के सारे वीडियोज़ बना करके आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ क्लियर कराता हुआ चला जाऊँगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ में अब लाइक और शेयर की तरफ ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास का जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं और आप फटाफट ध्यान लगाइए और सोच करके आंसर कीजिएगा, बिल्कुल धैर्य के साथ में आंसर कीजिएगा, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। पी मित्रा, इनका पूरा नाम है प्रमथनाथ मित्र साहब, ये किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़े हुए हैं? आपको बताना है पी मित्र साहब किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ में जुड़े हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी इंडिया हाउस, ऑप्शन सी जुगांतर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है प्रमथनाथ मित्र साहब का संबंध किसके साथ में है? अनुशीलन समिति के साथ में, इंडिया हाउस के साथ में, जुगांतर के साथ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का क्रमांक डाल करके आपको ABC या फिर डी टाइप करना है, या आप या तो 41 लिखिए या फिर 1 लिख करके फिर ABC या फिर डी टाइप कर दीजिए। बिना क्वेश्चन क्रमांक डाले आप आंसर मत लिख कीजिएगा, क्योंकि वो फिर समझ नहीं आता है अगले क्वेश्चन में कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो प्लीज 41 या फिर 1 लिख करके, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए, जो पुराने लोग हैं वो सारी चीजें जानते हैं, वो सारी चीजें समझते हैं, तो वो फटाफट वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल आपको वैसे ही क्वेश्चन का डालना है, पहले सीरियल डालना है, फिर आपको आंसर करना है। प्रमथनाथ मित्र का संबंध किसके साथ में? आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट लाइव आंसर कर दीजिए कि किसके साथ में इनका संबंध है। अनुशीलन समिति के साथ में है, इंडिया हाउस के साथ में है, जुगांतर के साथ में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। दोस्तों प्रमथनाथ मित्र साहब किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं अनुशीलन समिति की स्थापना से। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 24 मार्च 1902 को। आपको इसकी स्थापना आपको इसका स्थापना वर्ष भी याद रखना है।
तो तिथि भले ना याद रहे, लेकिन 1902 में स्थापना हुई, आपको याद रखनी है। 24 मार्च 1902 को किसने स्थापना की है? वो स्थापना की है प्रमथनाथ मित्र साहब ने। कुछ और सहयोगी भी थे इनके, जिनमें श्री औरबिंदो साहब, देश बंधु चित्तरंजन साहब, इसके अलावा सुरेंद्र नाथ टैगोर जी, जतीन्द्र नाथ बनर्जी जी, बाघा जतीन जी, भूपेंद्र नाथ दत्ता जी और बारिंद्र घोष जी, ये तमाम सारे लोग थे जो अनुशीलन समिति के साथ में जुड़े हुए थे। और इसकी स्थापना के श्रेय जाता है प्रमथनाथ मित्र साहब को, जिन्होंने 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का आंसर सही किया है, उन तमाम सारे लोगों को मेरी शुभकामनाएं। और जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब किसी कारणवश गलत हो जाएं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस से बराबर जुड़े रहिए, क्वेश्चंस की प्रकृति से आप बराबर जुड़े रहिए और थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा आप देखते रहिए। बाकी एनसीईआरटी रिव्यू चल रहा है, वहां से आप थोड़ी सी मदद लेते रहिए, आपका बेड़ा पार होता रहेगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से बढ़ रहे हैं और देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। सेकेंड क्वेश्चन इज एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना के साथ में कौन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी है मधुसूदन दत्ता साहब, ऑप्शन सी है मदन मोहन तारकालंकर साहब, या फिर ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ टैगोर जी। तो आपको बताना है एकेडमिक एसोसिएशन के साथ कौन रिलेटेड है, किसने इसकी स्थापना की थी। हेनरी विवियन साहब ने, मधुसूदन साहब ने, मदन मोहन साहब ने, या फिर सुरेंद्र नाथ साहब ने। तो आपको बताना है एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। 10 सेकंड का टाइम है, ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपको एक मैं क्लू दे सकता हूं, इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। जो राष्ट्रवाद से प्रेरित था उसे कवि, वो कवि इन्हें कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो कौन है। ठीक है, आप बताइए एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। तो ठीक है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो साहब। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ये थे एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक। और हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे और हिंदू कॉलेज कलकत्ता में सहायक मुख्य अध्यापक थे। तो ये कहाँ पर थे? हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की हुई है हेनरी विवियन डेरोजियो, इसलिए हमारे दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। तो एकेडमिक एसोसिएशन रिलेटेड है किसके साथ में? हेनरी विवियन डेरोजियो साहब के साथ में। ठीक है, अनुशीलन समिति किससे रिलेटेड है? वो है प्रमथनाथ मित्र साहब से रिलेटेड। देख लेते हैं 43rd क्वेश्चन हमारा क्या है, या फिर तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है रिपीटेड मोड में, जब भी आएगा तो रिपीट में आएगा या फिर मैचिंग में, या और तमाम सारी जो चीजें हो सकती है ऑर्डर लगाने में आ सकता है। आपको बताना है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी सुजाउद्दौला। तो आपको बताना है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर सुजाउद्दौला। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, 3 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई में उसे हरा दिया था, उसके बाद में जब मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया था, मीर जाफर के नवाब बनने के बाद में फिर क्या हुआ था कि जब मीर जाफर नए नवाब बने थे, उसके बाद से सारे के सारे जो नवाब थे वो कठपुतली नवाब कहे जाते हैं, अर्थात उनके ऊपर जो कंपनी थी उसका पूरी तरीके से वर्चस्व हुआ करता था। ठीक है, तो मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर को बाद में बनाया जाता है। ऐसे में 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के बाद में जब सिराजुद्दौला हार जाता है, सिराजुद्दौला अंतिम स्वतंत्र नवाब कहा जाता है बंगाल का। तो आपको प्लासी का युद्ध भी यहाँ से याद रखना कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों अब फटाफट बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 44th क्वेश्चन या फिर चौथा क्वेश्चन हमारा। क्या है क्वेश्चन हमारा चौथा? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, इसलिए इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। आपको बताना है स्वतंत्र भारत से पहले
किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? आजादी से पहले की बात है। ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी अर्काट, ऑप्शन सी कुर्ग या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो बड़ौदा, अर्काट, कुर्ग या फिर हैदराबाद आपको बताना है स्वतंत्रता से पहले कौन से राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। अगर आपने एजुकेशन रिवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप निश्चित तौर से इस प्रश्न का आंसर सही कर पाएंगे। 4 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़ौदा। तो बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित कर दिया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। कहां पर? बड़ौदा में। कब से? 1906 में ही एक अधिनियम पारित किया गया था, एक कानून पारित किया गया था और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। तो वो आजादी से पहले बड़ौदा एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर जो इनिशियल क्वालिफिकेशन थी, एजुकेशन थी, उसको अनिवार्य बना दिया गया था, मैंडेटरी बना दिया गया था। बड़ौदा का नाम आपको इसलिए याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 45वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हमारा, या फिर 45वां क्वेश्चन। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं, बराबर पूछे जाते रहेंगे। इसकी इंपॉर्टेंसी भी है, रिलेवेंसी भी है। एक वीडियो पूरा का पूरा आएगा जिसमें सारे के अधिवेशन, इनकी इंपॉर्टेंस, उनके विशेषताएं, सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको बताना है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन क्यों जाना जाता है। ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। ऑप्शन सी, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन क्यों जाना जाता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए, राष्ट्रगान गाने के लिए, तिरंगा झंडा फहराने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए 1896 का कांग्रेस अधिवेशन क्यों जाना जाता है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। आपको बताना है कि 1896 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन क्यों जाना जाता है। राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगान के लिए, या फिर तिरंगा झंडा के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने और यह मूल रूप से संस्कृत में किया गया है। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो ये हो गई बात 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, जहां पर भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम, पहली बार गाया गया था। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और लिखा किसने? लिखा इसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था। तो आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, इसका शीर्षक क्या था। ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी भारत भाग्य, ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता, या फिर ऑप्शन डी भारत विधाता। तो आपको बताना है कि राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था। ये नए प्रकार का प्रश्न है थोड़ा सा। आप बताइए भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था। जनगण मन, या फिर हमारा है भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता, या फिर भारत विधाता। तो ऑप्शन ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए 46 लिख करके, या फिर 6 लिख करके आप टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी,
भारत विधाता। तो ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही जवाब, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक। अब जरूर याद रखिएगा, अभी तक नहीं पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जरूर याद रखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रगान है उसका शीर्षक था भारत विधाता। और अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन शेयर भी कीजिएगा और पूछिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, पूछिएगा कि भारत का जो राष्ट्रगान है अपना, जनगण मन का जो राष्ट्रगान है, बताओ इसका शीर्षक क्या था। तो इसका शीर्षक था भारत विधाता। देखते हैं कितने लोग इसको जानते हैं, पता करिएगा आप, देखिएगा कितने लोग इस प्रश्न के आंसर को दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मूल रूप से बंगाली में इसकी रचना की हुई है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई थी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1991 को गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में से पहली बार, और 24 जनवरी 1950 को इसे मान्यता दे दी गई थी। हिंदी के इसके जो हिंदी इसका संस्करण था, रूपांतरण था, उसको राष्ट्रगान के रूप में कब दी गई थी? 24 जनवरी 1950 को। दोनों डेटे इंपॉर्टेंट है, 27 दिसंबर 1911 भी इंपॉर्टेंट है और 4 जनवरी 1950 भी इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कह चुका हूं कि जब भी आप प्रश्नों का अभ्यास करने बैठा करिए तो कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठा करिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कई बार एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपे होते हैं जो आपको आपकी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 46 का, भारत विधाता। रचना की हुई है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, मूल रूप से बंगाली में था, बाद में हिंदी रूपांतरण किया गया। 27 दिसंबर 1911 को इसको क्या किया गया था? पहली बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। तो राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने देख लिया, राष्ट्रगान से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने देख लिया। तो ये है इंपॉर्टेंसी लाइव क्लासेज की, जहां पर हम तमाम सारे क्वेश्चंस को तो देखते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस को भी देखते हैं, जो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन से हमारी नॉलेज को और ज्यादा गेन कर देते हैं। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए, अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था। आपको यह बताना है कि जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था। ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1912 लखनऊ में, ऑप्शन सी 1913 दिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी 1914 बॉम्बे में। आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था। 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली, या फिर 1914 बॉम्बे। 10 सेकंड का टाइम है, 7 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। 1911, 12, 13 या फिर 14, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली या फिर बॉम्बे। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कलकत्ता। तो जो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था वो गाया गया था 1911 में, और कहां पर गाया गया था आपको ये भी याद रखना है, तो वो गाया गया था कोलकाता में। ठीक है, तो पहली बार कहां पर गाया गया था? वो गाया गया था कोलकाता में। और कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कहां पर गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। 48 क्वेश्चन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? किसी को भी इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं करना है, सबको सही जवाब देना है। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसका जो स्थान है प्लासी, वो वर्तमान में कौन से राज्य में है? इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पर प्लासी है? किसी को भी ऑप्शन गलत नहीं करना है, सबसे सरल सवाल है ये आज का। प्लासी की लड़ाई तो कब हुई थी? 1700, मैं क्यों बताइए आप, प्लासी की जो लड़ाई है वो कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई पहले तो आप ये बताइए अभी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही डेट बताई हुई है। ठीक है, तो 1700 तो मेरे मुंह से निकल ही गया है। अब आप आइए 50 के आसपास है कहीं पे, बताइए फटाफट प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी, उसके बाद में बताइए प्लासी की लड़ाई का जो स्थान है वो वर्तमान प्लासी कौन से स्टेट में अवस्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी झारखंड। आप बताइए प्लासी की लड़ाई वर्तमान कौन से स्टेट में है, हुई कब थी, उसकी डेट के साथ में बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डेट को पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने अभी डेट को पढ़ा है, प्लासी की लड़ाई की डेट को। और हुई किसके किसके बीच में थी तो आप सारे लोग जानते हैं, अभी वो भी मैंने पूरा का पूरा बताया हुआ है। जो अंतिम स्वतंत्र नवाब कहा जाता है बंगाल का, ठीक है, तो उसके बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके कि जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ कब था। ठीक है, उसकी डेट को आप बताइए, फटाफट टाइप कीजिए, मैं वहां पे देख ले रहा हूँ आपको। और कौन से स्टेट में? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए।
तो लगभग लगभग सभी सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल हमारा। ठीक है, तो आपको जो प्लासी की लड़ाई हुई है वो वर्तमान में कौन से स्टेट में है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो हुई कब थी, तो वो हुई थी प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो यहाँ पर 1757 होना चाहिए, 1757, 1757 को हुई थी प्लासी की लड़ाई, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में। और इस लड़ाई को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला क्या हुए थे, इस पर हार गए थे। तो सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी प्लासी की लड़ाई में। अच्छा, प्लासी का शहीद किसे कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का शहीद किसे कहा जाता है? क्योंकि जो एक गुट था, जिस गुट ने पूरी तरीके से नवाब को धोखा दिया था, और वो जो मीर जाफर वाला पूरा का पूरा गुट था जिसने नवाब को धोखा दिया था, और एक भी गोला दागे बगैर ही वो भाग गए थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो पूरी वफादारी के साथ लड़ा था, जिसे प्लासी का शहीद कहा जाता है। अगर आप उसका नाम जानते हैं तो मुझे टाइप करके बताइए, और नहीं जानते हैं तो इस लाइव क्लास के खत्म होने के बाद में जा करके उसको देखिएगा और फिर बताइएगा कि वो कौन है जिसे प्लासी का शहीद कहा जाता है। क्लास खत्म होने के बाद में फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्लासी का शहीद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में जो नवाब के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला क्या हुए थे, हार गए थे। और प्लासी है कहाँ पर, तो प्लासी है हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने 49th क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु कौन से शहर में है। आपको बताना जो विद्यासागर सेतु है वो किस शहर में है। अब एक करंट इवेंट से रिलेटेड हो सकता है, साथ में आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड हो सकता है, आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके ऊपर हो सकता है, इंपॉर्टेंट पर्सन से जुड़ी हुई चीज़ें बनी हुई हैं, वो किसी प्रकार के निर्माण हो, पुल हो, बांध हो, उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर विद्यासागर सेतु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया मॉडर्न हिस्ट्री के पूरी क्लास में। तो आप बताइए विद्यासागर सेतु कौन से स्टेट में है, सॉरी कौन से सिटी में है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपको बताना है 9 लिख करके ABCD टाइप करना है, पटना, कलकत्ता, लखनऊ या फिर चेन्नई। विद्यासागर सेतु कौन से शहर में है। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कलकत्ता। तो कलकत्ता क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो विद्यासागर सेतु है वो कलकत्ता में है, और इसलिए विद्यासागर जो सेतु है उसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, कलकत्ता के साथ में हो जाएगा। तो वो भी जो हम अभी बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, प्लासी भी पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कलकत्ता, वहाँ पर प्रसिद्ध विद्यासागर जो सेतु है वो अवस्थित है। विद्यासागर सेतु जो है वो क्या है कि दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अच्छा इन्हें किस रूप में जाना जाता है, जैसे कि राजा राम मोहन राय जी के रूप में का नाम हम पढ़ते तो उन्हें सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है, वैसे विद्यासागर जी को भी किसी चीज़ के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, क्या आप बता सकते हैं? तो उसको आप टाइप करके मुझे बताइएगा कि विद्यासागर जी को किस लिए जाना जाता है। वुमेन एजुकेशन के लिए जाना जाता है, या फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो विद्यासागर सेतु क्या कहाँ पर है, वो है हमारा कलकत्ता में। अब 50वां और अंतिम जो प्रश्न है आज का, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो भी बहुत आसान सा प्रश्न है। एक बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है, कथन है कि वेदों की ओर लौटो। आपको बताना है ये नारा किसने दिया था। ये आज की लाइव क्लास का आखिरी सवाल है, और आपको बताना है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आज की क्लास से जो लोग जुड़े उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव क्लास से जुड़ते रहिए, और डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जिस भी दिन कोई स्पेशल वीडियो या फिर NCERT रिव्यू, जो आजकल ब्रेक थोड़ा सा चल रहा है, तब तक हम जो आधुनिक भारतीय इतिहास है इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10,000 प्रश्नों का हमने लक्ष्य रखा है अभ्यास करने का, जिनका डेली का डेली 10 प्रश्नों का, 12 प्रश्नों का, 15 प्रश्नों का, या फिर अधिकतम 20 प्रश्नों तक का अभ्यास हम बराबर कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। जिस किसी भी दिन स्पेशल वीडियो अपलोड होते हैं फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का हम अभ्यास करते हैं। अभी हाल ही में हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास किया। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के वीडियो अपलोडेड हैं, अभ्यास प्रश्न उनके हो चुके हैं। तो वो वीडियो जरूर आप जाकर के देख लीजिएगा, जिनसे कम से कम 300-400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रैक्टिस बराबर चल रही है।
टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर आप लाइव आंसर करना चाहते हैं क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, कुछ PDF फाइल्स के लिंक भी मैं वहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप उनसे तमाम सारी जगहों से जुड़ सकते हैं और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन डी है हमारा फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, रामकृष्ण परमहंस जी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। लगभग सभी लोग इस प्रश्न का जवाब भी सही कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी। और इन्होंने एक स्थापना की थी आर्य समाज की, जो की थी इन्होंने 1875 में, जो आपको याद रखना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे और भारत में जो वेदों की छपाई है इन्हीं के संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। इनकी एक किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश आपको याद रखना है। और इसके अलावा आर्य समाज और 1875 याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की जी के साथ में, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो ये उनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य था, एक इनका प्रसिद्ध नारा था। तो ये हो गई बात। जय जवान जय किसान किसका नारा है, ये आप जाते जाते लिखते जाइए, जय जवान जय किसान किसने कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका एक अपडेटेड रूप आया था, किसी ने कहा था जय किसान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो दो नारे हैं, और नारे और लोकोक्तियां सूक्तियों से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़िए आप, तो इन सेगमेंट्स को जरूर फोकस कीजिए और इन सेगमेंट से रिलेटेड नोट्स को बनाइए। जितना हम कर पा रहे हैं वो चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सच है कि बिना सेल्फ स्टडी के चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद लगाना किसी के लिए भी कोई बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि लाइव क्लासेस से आपको कुछ न कुछ ज़रूर नया सीखने को मिल रहा होगा, कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं आप उनके आंसर इजीली राइट कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल को हम और टफ करें, या फिर आपके और कोई सुझाव हैं या आप और किसी टॉपिक पे चर्चा करवाना चाहते हैं, तो वो आप मुझे बाद में लाइव क्लास के बाद में भी कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। तो मैं आपकी चीज़ पे अमल करने की कोशिश करूँगा। करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो उसको हम तैयार कर रहे हैं, एडिटिंग और रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे ही करंट अफेयर की वो पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो को हम लाइव करके आपके लिए लेकर के आएंगे। उम्मीद है आज या फिर कल तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, करंट अफेयर वाली क्लास आपकी आ जाएगी इस पूरे महीने की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।